ओके गाइस, कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चंस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 encloses a net charge Q if there is another concentric sphere S2 of radius R2। जैसे कि आप फिगर में देख भी सकते हैं, जो भी मैंने अभी तक बोला है, S1 एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है R1 है, और S2 एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है R2 है, और वो कंसेंट्रिक है इसी S1 सर्कल के साथ, और कंटेनिंग चार्ज 2Q, और S1 का जो चार्ज था वो था Q। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो ये तो हुआ पहला पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है S1 और S2 के थ्रू। और हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 will change if a dielectric medium, you can say dielectric medium with dielectric constant 5 is introduced in the space inside S1 in the place of air। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 जो हमारा स्फीयर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर मतलब एक डाइलेक्ट्रिक जो है मीडियम इसके अंदर फिल कर दिया जाए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जो है वो 5 है। मतलब K की वैल्यू, या ये भी कह सकते हैं एप्सिलॉन R की वैल्यू, रिलेटिव जो परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू हमें 5 दे रखी है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे चेंज होने वाला है इन प्लेस ऑफ एयर अगर वो भर दिया जाए तो क्वेश्चन समझ में आ गया आई गेस। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ध्यान से पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा है तो डायरेक्ट ज्यादा सोचने का वो नहीं है, अप्रोच भी सिंपल है। S1 S2 के लिए कैसे अप्लाई करना है अभी पता चल जाएगा कि गॉस लॉ से हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ E.ds होता है इक्वल्स टू Q/ε0 भी होता है। बट देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि ना तो स्फीयर का मेरे पास कोई यहाँ पे ऐसे एरिया गिवन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू दी हो जो कि मैं ये फॉर्मूला लगा सकूं। तो इसीलिए मेरे पास अब सिंपल सा फॉर्मूला ये बचता है कि यहाँ पे मुझे चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। तो मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला मेंशन किया है। तो अगर मैं φ1 की बात करूं, φ1 माने S1 स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी वो फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0। मतलब Q जहां पे डिनोट करता है द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। अगर S1 को मैं गॉसियन सरफेस मान लूं, S1 जो कि R1 रेडियस का है स्फीयर, वो गॉसियन सरफेस है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज इसके अंदर कितना है, वो है कैपिटल Q/ε0, जैसे कि आप देख भी सकते हो इसके अंदर। और अगर मैं φ2 की बात करूं, φ2 माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि S2 स्फीयर जो है इनक्लोज करेगा। अगर S2 स्फीयर जो है रेडियस R2 का है, उसको मैं अगर गॉसियन सरफेस की तरह लूं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की तरह, तो उसके अंदर अगर मैं φ2 का फॉर्मूला लगाऊंगी तो वो होगा Q/ε0। Q/ε0 का क्या मतलब, टोटल चार्ज इनक्लोज। अब S2 के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है 2Q तो है ही है। साथ में S2 के अंदर S1 भी सर्कल इनक्लोज है, स्फीयर इनक्लोज है, तो उसके अंदर का Q चार्ज भूल नहीं जाना है। टोटल चार्ज से मतलब ही ये है कि 2Q + Q, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए। तभी हम बार बार इसी चीज पे प्रेशर देते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है उस बाउंड्री के विदिन अंदर। तो इसमें सिर्फ छोटी सी यही ट्रिक थी कि जो कि हम लोग कभी कभार जल्दी में इसको मिस कर जाते हैं, सिर्फ 2Q को कंसीडर करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, Q भी इंक्लूड करना है। तो टोटल चार्ज 3Q हो गया अपॉन में ε0 जो कि फॉर्मूला है। तो φ1 और φ2 का रेशियो निकालेंगे, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी तो ऑब्वियसली बात है, देखो 1/3 आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर 1/3 है। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट का क्या था, अगर मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 5 है एयर की जगह प्लेस किया है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है ε/ε0 इक्वल्स टू K या फिर ERB, हम εr भी लिखते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो परमिटिविटी इन एनी मीडियम जो है वो जो होती है वो K टाइम्स हो जाती है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, और यहाँ पे फाई का फॉर्मूला जो है
फॉर S1 सरफेस। अब मैं phi1 तो नहीं लिख सकती क्योंकि इसके अंदर अब हमने एयर की जगह कुछ और प्लेस किया है, तो मैंने phi1 डैश लिखा है। अब वो Q अपॉन एप्सिलॉन होगा फॉर एनी मीडियम हो गया ना ये, तो मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन यूज करते हैं, तो Q अपॉन में K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम फॉर्मूला यहां से लेके आए, तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन की वैल्यू है यहां से। तो मैंने Q तो जो है वो तो एज इट इज Q कैपिटल Q सेम है, और अपॉन में K टाइम्स मतलब कि 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पुट की है। अगर मैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देती हूँ तो देखो यार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट phi1 की वैल्यू थी, तो मैं 1/5 टाइम्स phi1 इसको लिख सकती हूँ। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/5 टाइम्स हो जाएगा पहले के इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 5 मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो आई गेस सबको ये क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स C1 एंड C2, जैसे कि देख सकते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं दो C1 एंड C2, हैव कैपेसिटेंसेस C ईच। इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, C1 C2 की जो कैपेसिटेंस है वो C है। तो द एरिया बिटवीन देयर प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों जो कैपेसिटर्स हैं उनको अब हमने फिल किया है डाइलेक्ट्रिक्स से। इसका डाइलेक्ट्रिक जो है कांस्टेंट K है, और C2 को जो हमने फिल किया है वो K1 और K2 से फिल किया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू कैपेसिटर्स स्टिल हैव इक्वल कैपेसिटेंस, जैसे कि इनिशियली जो हमें बोला था कि इनकी कैपेसिटेंस C के बराबर है, अभी भी हमें ये बोला है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद भी इनकी जो कैपेसिटेंस है उनकी वैल्यू सेम रहती है, देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। मतलब मुझे K1 और K2 में रिलेशन निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ, इसको हल्के में मत लेना, लाइटली नहीं लेना बिल्कुल भी, बिकॉज हर दूसरे साल में ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट घुमा के आ जाता है, तो इससे मिलता जुलता कंसेप्ट भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का अप्रोच ये रहेगा, पहले तो मेरे को जो जो चीज गिवन है वो लिख लो। पहले C1 C2 की कैपेसिटेंस C गिवन है तो राइट इट एज गिवन, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, रिलेशन निकालना है। तो एक ही सीधा सा उपाय है कि जो कैपेसिटर दे रखा है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें फॉर्मूला पता है, C जो होता है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। तो लगा के देख लेते हैं एक बार, हो सकता है कि हमारे कुछ काम की चीज निकल आए। तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है कि कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम कैपेसिटेंस को अप्लाई करना शुरू करते हैं। पहले तो मैंने लेट किया है कि इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों का जो सेपरेशन है, एक तो बिटवीन टू वो D है दोनों के केस में, और इनका जो एरिया है वो मैंने A सपोज किया, C1 और C2 का प्लेट एरिया। मतलब कि ये प्लेट होती है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये प्लेट होती हैं, तो इनके प्लेट का एरिया मैंने A सपोज किया है। ये करने के बाद अब मैंने फॉर्मूला लगाया कैपेसिटेंस का। इनिशियली मुझे गिवन है C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C, और उसका फॉर्मूला क्या हुआ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि A अब मैंने एरिया अभी सपोज किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज अपॉन D, क्योंकि दोनों में जो सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स है वो तो D है, तो दोनों के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो हो गया ये। पर अब हमें लिखना है कि अगर अब हमने इंसर्ट की है रिस्पेक्टिव कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, अगर मैंने इसमें K और इसमें K1 और K2 फिल कर दिए हैं, तो अब हम देखने वाले हैं इनकी जो कैपेसिटेंस है दोनों की, इसमें क्या फर्क आता है, क्या डिफरेंस आता है। तो देखो पहले तो हम निकालने वाले हैं C1 डैश। अब C1 डैश का क्या मतलब है, जब मैंने डैश से मतलब है कि जब मैंने इसमें K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दिया। उसके लिए फॉर्मूला अभी भी सिंपल है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट चेंज होने वाला है, क्योंकि किसी भी मीडियम से अगर मैं फिल कर दूंगी तो जो परमिटिविटी है, अब वो परमिटिविटी इन एनी मीडियम बन जाएगी ना, किसी मीडियम के लिए होती है वो परमिटिविटी। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो K के बराबर होता है, या फिर एप्सिलॉन R के बराबर होता है, जो कि होती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये होती है परमिटिविटी इन एनी मीडियम। अब ये मीडियम से भर दिया है तो इसमें एप्सिलॉन नॉट तो यूज किया नहीं जा सकता, एप्सिलॉन यूज करेंगे तो एप्सिलॉन को अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में लिखूं तो वो होगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी इस बार एप्सिलॉन की वैल्यू। तो मैंने क्या की है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट डाला है अपॉन में D, क्योंकि और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ K टाइम्स C1 कैसे,
के तो एक फालतू आया मल्टीप्लीकेशन में, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो इसकी पहले की कैपेसिटेंस तो थी ना, तो मैंने एक रिलेशन निकाल लिया C1 डैश में और C में कि वो K टाइम्स C1 इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो लेट मी टेल यू, वैसे भी एक छोटा सा बेसिक सा फंडा है, जब भी कोई भी डायलेक्ट्रिक से फिल कर दी जाए ना किसी की कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटर में जो स्लैब है अगर वो किसी डायलेक्ट्रिक से फिल कर दी जाए तो सीधा सा उसका जो कैपेसिटेंस होता है ना वो K टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वैसे भी याद रखना चाहिए, बहुत ही छोटा सा है ये कंसेप्ट, और इसमें आप बार बार फॉर्मूला लगा के सोचने बैठ जाएं, इतना नहीं होना चाहिए। तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो गई पुरानी कैपेसिटेंस के। इतनी बात क्लियर है। अब हमें देखना है C2 कैपेसिटर के लिए क्या क्या चेंजेस आएंगे, और माइंड इट इस केस में और इस केस में थोड़ा सा फर्क है। क्यों? इसमें सिर्फ एक ही डायलेक्ट्रिक स्लैब से फिल किया था जिसका एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, पर इसमें एक ही कैपेसिटर को हमने सपोज कर लो कि अब 2 कैपेसिटर के अंदर डिवाइड कर दिया। मतलब जो C2 कॉम्बिनेशन है, C2 को मैंने अब सपोज कर लो C3 और C4 के कॉम्बिनेशन में, मतलब कि 2 अलग अलग डायलेक्ट्रिक स्लैब फिट किए ना इसके अंदर, तो हम सपोज कर लेते हैं फॉर आर कन्वीनियंस कि ये C3 और C4 में और हमने डिवाइड कर दिया है ताकि हम कैलकुलेशन थोड़ी इजीली कर पाए। तो इस केस में एक चीज देखने वाली है बस कि इनका जो सेपरेशन है, मतलब कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे दिखता है ना, तो सेपरेशन जो है वो तो D ही है, पर इनकी जो लेंथ है, इनकी लेंथ से क्या मतलब, इनकी लेंथ से ये मतलब कि अगर ये कैपेसिटर्स, मतलब एक कैपेसिटर कुछ ऐसे दिखता था C2 और मैंने इसके आधे एरिया में, मतलब कि ये आधा एरिया होगा ना, K1 फिल किया था। अब ये यहाँ पे ये प्लेट्स नहीं दिखाई मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक प्लेट नहीं है, बट ये एक प्लेट की जैसे ही है, तो मैं आपको फील दिलाने के लिए एकदम से प्लेट बनाई है। ठीक है, मैंने इसको K1 से फिल किया और जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको मैंने K2 से फिल किया है। अब इसमें एक चीज देखो, जो सेपरेशन का डिस्टेंस, मतलब कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो तो D ही है, पर इनका जो एरिया है बेसिकली, या फिर लेंथ की बात भी करूं, अगर ये पूरी लेंथ L थी, ये पूरी लेंथ L थी, तो अब ये L/2 और L/2 में कन्वर्ट होगी। इट मीन्स इनका जो एरिया, अगर आप वैसे भी देखो तो एरिया A/2 और A/2 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसका नेट कैपेसिटेंस निकालूंगी अब, तो मुझे ध्यान क्या रखना है, मैंने इसको पहले तो C2 डैश से डिनोट किया है, जो नया कैपेसिटेंस है वो हम, आप यहाँ पे C2 डैश आएगा, तो हम मान लेते हैं, इसको अब बता देना कि सपोज वी हैव सपोज दैट ये जो कैपेसिटेंस है मैंने इसको डिवाइड किया है C3 और C4 में, और आप चाहो तो आप अपने मन में क्लैरिटी रखने के लिए पॉइंट ना बताना चाहो तो भी ठीक है, बट मेरा सिर्फ ये मोटिव इसलिए है बताने का ये पॉइंट कि जैसे कि हम नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, मैंने क्या किया, इन दोनों की कैपेसिटेंस को, इन दोनों डायलेक्ट्रिक्स के लिए जो भी कैपेसिटेंस आएगी उनको सिर्फ ऐड कर रही हूँ। अब किसी भी कैपेसिटर के लिए सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी नेट कैपेसिटेंस आएगी हम इन दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो एक कैपेसिटर, सपोज करो मैंने K1 की बात कर रही हूँ, अगर K1 को मैंने भूल जाओ तो 2 मिनट के लिए K2 कोई और था, ठीक है ना। अब K1 कैपेसिटर के लिए, मतलब कि C2 में ही जिसमें मैंने K1 डायलेक्ट्रिक स्लैब पुट की है, उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगी, वो होगी K1 टाइम्स A। अब A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती थी एक सिंपल के लिए, पर अब सिंस एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला तो वो K टाइम्स हो जाती थी, तो मतलब जब एप्सिलॉन होता था वो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाता था, यही तो पुट करना है। तो अब K1 एप्सिलॉन नॉट तो हमने पुट कर दिया इसके लिए, और A जो है, अब A के लिए देखनी है बात, अभी मैंने बताया कि एरिया जो है ना आधा आधा हो गया, K1 के लिए एरिया आधा हो गया, तो इसको A/2 डालना पड़ेगा अपॉन में D, क्योंकि D तो एज इट इज है। देखो सेपरेशन जो है वो D एज इट इज है, पर एरिया आधा हो गया, मैंने इसको बीच में से डिवाइड कर दिया तो एरिया आधा हो गया ना, और जो D है, D माने जो इनका डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब है वो सेम है, तो K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये तो आया, आपने सपोज किया है C3 के लिए। अगर मैं C4 की बात करूं तो ऐड करूंगी क्या इसके अंदर, K2, सेम कंसेप्ट है A/2, बस K1 की जगह K2 कर देना है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कंसेप्ट सारा सेम है। तो अब मैंने क्या करना है, C2 डैश की वैल्यू थी ना, अब ये स्टेप बेशक ना भी लिखो तो मन में आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, ये तो मैं कॉमन ले रही हूँ क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d, ये सब में था ना, कॉमन ले लिया मैंने बाहर, क्या आया k1 प्लस k2। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको याद दिला दूं, जो C2 था, C2 मतलब कि ये तो C2 डैश निकाली ना हमने, जो C2 था इनिशियली उसकी जो कैपेसिटेंस थी वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ही थी, ठीक है ना। ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी थी, क्यों? क्योंकि उसमें मैंने कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया था, तब उसका एरिया ऑफ द प्लेट ए था, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज था और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी था। तो C2 इनिशियली मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था, जिसकी वैल्यू C1 और C2 की हमने C क्वेश्चन में गिवन भी थी। अब मुझे C2 डैश को भी उसी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को C डाला जो कि हमें इनिशियली गिवन था, अपॉन 2 क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है, और k1 प्लस k2 मैंने एज इट इज लिख दिया। ये होगी C2 डैश की वैल्यू। अब मेरे को निकालना क्या था, क्वेश्चन रिवाइंड करके सोचो मुझे निकालना क्या था। तो मुझे निकालना ये था कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 और k2। कैसे निकालूं मैं? फिर थोड़ा रिवाइंड किया तो मुझे एक और चीज गिवन थी कि इफ टू कैपेसिटर्स स्टिल हैव द इक्वल कैपेसिटेंस। स्टिल से क्या मतलब, जब मैंने इनको इन सब चीजों से भर दिया उसके बाद भी C1 और C2 की कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर सेम है तो फिर बताओ k1 और k2 में क्या रिलेशन होगा। तो मेरे पास एक सीधा सा इक्वेशन आ जाएगा, C1 इक्वल्स टू, मैं अगर C1 डैश इक्वल्स टू मैं C2 डैश के इक्वल पुट कर दूं, जो लेटेस्ट मैंने कैपेसिटेंस निकाली है दोनों की उनको मैं इक्वेट कर दूं तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से देखना क्या है, C1 डैश की वैल्यू अभी हमने निकाल के गए थे पीछे k टाइम्स C1, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है k टाइम्स C1, और k टाइम्स C1 को मैं k टाइम्स C भी लिख सकती हूँ क्योंकि C1 की वैल्यू C दे रखी थी। तो मेरे को C1 डैश और C2 डैश को इक्वेट करना है, तो मैंने क्या किया, C/2 k1 प्लस k2 इक्वल्स टू k टाइम्स C। तो यहाँ से C कैंसिल हो गया, तो k1 प्लस k2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स k आ गया, या फिर आप इसको 2 को है वो नीचे भी छोड़ सकते हो। तो ये है हमारा रिलेशन ऑब्टेन। बहुत लंबा क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, पर कंसेप्ट थोड़ा लंबा है। कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए उसके बाद क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाता है। कोई इसमें आई गेस अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। सो गाइज, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है, थोड़ा कहूँ या बहुत कहूँ, डिपेंड करता है कि आपका जो मतलब थिंकिंग कैपेसिटी है वो कितनी ब्रॉड है, मतलब या आपका अप्रोच कैसा है क्वेश्चंस को लेके। आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, पर एक फर्स्ट टाइम करने पे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे कैसे हमने प्रोसीड करना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर ऐसे ही क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से हर कोई क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, पर एक आध क्वेश्चन जरूर ऐसा मिलता है जो ट्रिकी होता है, ट्विस्टिंग होता है, जो बच्चा एक बार देख के कहता है कि अच्छा ये नहीं किया हुआ है इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ऐसे कोई कंसेप्ट की, ऐसे कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया ताकि आपको हॉट से लेके एक नॉर्मल 5 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ सके। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स, मेरे पास अरेंजमेंट है कुछ कैपेसिटर्स का, मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज E। तो ये 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमें गिवन है, दैट इज E। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में भी मैं बार बार नहीं कहूंगी, 3 पार्ट्स हैं, देख लेना कि कितने पार्ट्स हैं, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रीड कर लेना। तो पहला हमें इवेल्युएट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अभी मेरे को एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरेड दे रखी है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है E है, मेरे को क्या निकालना है 12 में कितनी है, और सेकंड पार्ट है कि 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, और उसके आगे पार्ट है कि टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। एक बैटरी लगाई हुई है मैंने, क्वेश्चन में एक बैटरी लगी हुई है कैपेसिटर्स के साथ, तो टोटल एनर्जी क्या ड्रॉन होगी फ्रॉम द बैटरी। तो बेसिकली टोटल एनर्जी से मतलब क्या है कि जो भी सारे कैपेसिटर्स की एनर्जी होगी उनका जो सम होगा, जो नेट एनर्जी होगी, वही टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी होगी। इतना तो ठीक है ना, जो टोटल एनर्जी होगी फ्रॉम द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स वही टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी होगी। और कोई एनर्जी तो कहीं यूज हो नहीं रही है। हीट एनर्जी को हम जो है अभी के लिए हम साइड बाय कर देते हैं, उसको हम मेजर में नहीं लिखते। वो अभी फाइनली हमारे पास एक 3 कैपेसिटर है और इनकी एनर्जी हमने देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं।
एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। कैसे निकालेंगे, कुछ है आइडिया? किसी को लग रहा है कि कोई इसको सॉल्व कर सकता है अपना दिमाग लगाकर? तो वेल एंड गुड, आपके पास अगर अपनी कॉपीज हैं, अपना कोई मटेरियल है, तो आप साइड बाय साइड सॉल्व भी कर सकते हो उसको। तो देखो, अप्रोच ऐसा है कि जो गिवन है ना, पहले उस पर कंसंट्रेट करना है हमेशा। जो गिवन है उसको लिख लो पहले, हो सकता है उससे कुछ निकल जाए। तो एनर्जी स्टोर्ड इन, मैं एनर्जी लिख रही हूं, तो एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरेड से मैं लिख रही हूं 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी है वो दी हुई है E। ठीक है, तो एनर्जी को वैसे तो हम U से लिखते हैं, तो आप चाहो तो U से भी लिख सकते हो, इसको काट के U से भी लिख सकते हो एनर्जी स्टोर्ड को। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? वो होता है हाफ CV²। एक जनरल फॉर्मूला जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो होता है हाफ CV²। तो हाफ CV² से पहले C क्या होता है? कैपेसिटर, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। और V क्या होता है वहां पे? V होता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले लेट करना है कि लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कैपेसिटर्स, अलोंग द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 μF। तो वो उसका जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो हमने V लेट किया, वो लिखना है साइड में। तो मैं सीधा लिख रही हूँ डायरेक्ट कि हाफ CV² में इसकी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, ये बात ठीक है ये बात। तो E को मैं हाफ C की वैल्यू डाल रही हूँ। म्यू का मतलब 10⁻⁶ होता है, फैरेड में अगर कन्वर्ट करूंगी तो ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे ना। तो यहां से आपने क्या करना है, E आपके पास नोन है। E को देखे कंफ्यूज मत हो जाना कि E की कोई वैल्यू नहीं है तो ये नोन नहीं, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ये बेसिकली एक नोन क्वांटिटी ही है। हमारे पास अननोन यहाँ पे अभी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हमने लेट किया है। तो जो भी अननोन क्वांटिटी है वो निकाल लो, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाली है। और क्यों काम आने वाली है, आई गेस आप लोग थोड़ा जज कर पा रहे होगे, थोड़ा गेस कर पा रहे होगे कि क्यों ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है मुझे काम का है। मतलब कि अक्रॉस दिस, इतना जो पार्ट है ना, अक्रॉस दिस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे क्यों काम का है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं V² की डायरेक्ट वैल्यू निकाल रही हूँ, चाहूं तो मैं V की वैल्यू निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं V² की ही क्यों निकाल रही हूँ वो भी पता चल जाएगा। 2E, अच्छा इसको तो हम कैंसिल ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हो गया ये 1/3E इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू V²। सॉरी, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/3E इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू V² की वैल्यू आ गई। इतना ठीक है। अब मेरा यहाँ पे V जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लेट करने का एक और मीनिंग भी था। वो इसलिए था कि सिंस देख रहे हो यार 6 और 12 माइक्रोफैरेड के जो दो कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल की एक खासियत जो हमें पता होती है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स विल रिमेन सेम। अगर मैंने इसके लिए V लेट किया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो 12 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और डिवाइड क्या होता है, चार्ज डिवाइड होता है या फिर करंट डिवाइड होता है। और सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है। आई गेस इतना कंसेप्ट सबको क्लियर है। तो मेरे को क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पैरेलल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब V मैंने लेट किया ही होता है, इट मीन्स V इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, एनर्जी फॉर द 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर निकालने वाली हूँ। उसके लिए मैं सीधा फॉर्मूला लगा रही हूँ, एनर्जी फॉर द 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, जैसे कि मैंने 6 के लिए निकाली है, वो होगी हाफ CV²। फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब C की वैल्यू मैं सीधा पुट कर दे रही हूँ 12 इंटू 10⁻⁶, और साथ में V² ही मैं पुट कर रही हूँ, क्योंकि V ही अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस था तो ऑब्वियस ही बात है V² ही जो है हाफ CV² फॉर्मूला बनेगा। तो ये मेंशन करना है आपको ऊपर कि V मैंने क्या किया था, लेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कैपेसिटर 6 μF के लिए, और वही जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 12 μF के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में लगे हैं, ये बताना है फैक्ट। तो ये करने के बाद V² की वैल्यू देखो, अब मैं V की यहां से वैल्यू निकाल लेती, रूट में निकालती, √E निकालती, √3 निकालती। इससे अच्छा मैंने V² की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देनी है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे V की वैल्यू नहीं निकाली थी। तो हाफ यहाँ पे 12 हो गया इंटू 10⁻⁶ इंटू V² की वैल्यू 1/3E और 10⁻⁶। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁶ से 10⁻⁶, और यहाँ से सपोज ये 6 पे और ये 2 पे,
तो इसको कैंसिल वगैरह करके आंसर क्या आएगा मेरे पास, 2 टाइम्स ई। ये मेरे पास क्या आई है, एनर्जी फॉर 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ठीक है ये बात। अब मुझे याद करो पहला पार्ट क्या था, मुझे ये निकालना था एनर्जी क्या क्या स्टोर्ड है 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के लिए। तो इतना तो मैं निकाल लिया, 2 टाइम्स ई। ई मेरे को वैल्यू गिवन थी तो मैंने निकाल लिया 2 टाइम्स ई जो वैल्यू होगी वो एनर्जी स्टोर्ड होगी फॉर द 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। इतना क्लियर है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया बड़े इजीली। बस कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, जो गिवन है उसको पकड़ के चलना है, जो गिवन है उसी से कुछ ना कुछ पक्का ही निकलेगा। तो मैंने ये निकाल लिया। सेकंड पार्ट देखते हैं अब। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है कि मुझे अब निकालनी है एनर्जी अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मतलब कि इसके अक्रॉस मुझे एनर्जी निकालनी है। फिर थर्ड पार्ट होगा कि मुझे पूरे सिस्टम के लिए, मतलब बैटरी से कितनी एनर्जी टोटल ड्रॉ हो रही है वो भी निकालनी है। फिलहाल फोकस है कि 3 माइक्रोफैरेड से कितनी एनर्जी ड्रॉ हो रही है, हमें वो निकालनी है। अब इसके लिए क्या यूज किया जा सकता है, देखो एक सर्किट है ना, कभी भी एक सर्किट गिवन है तो उसमें 2-3 बेसिक फंडा होते हैं। क्या फंडा होते हैं वो, एक सर्किट है तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है और दूसरा होता है करंट। ठीक है, तो ये तो बैटरी की बात होगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, जो भी लगा होगा पीडी इसके अक्रॉस। तो इसी को यूज करके या फिर चार्ज डिवाइड हो रहा होगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगाना है। अगर दो जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में है तो क्या डिवाइड हो रहा है, अगर सीरीज में है तो क्या सेम रह रहा है। तो यही एक दो कंसेप्ट होते हैं जो घूम फिर के यूज होने होते हैं। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए और उस टाइम पे आपका माइंड क्लिक करना चाहिए उस बात पे कि हाँ यार ऐसा होना है यहाँ पे। तो अब मैं ज्यादा नहीं कहती इस पे, तो हम सॉल्व करते हैं पहले। तो 3 माइक्रोफैरेड के लिए एनर्जी कैसे निकालनी है। अब देखो 3 माइक्रोफैरेड के लिए एनर्जी से पहले इनमें और इनमें कुछ कनेक्शन दिख रहा है। हाँ कनेक्शन तो है। अगर मैं इन दोनों की नेट कैपेसिटेंस निकाल लूं, मतलब कि कहने का है कि अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लूं, सर्किट इक्विवेलेंट कैसे, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं कि 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड की एक नेट कैपेसिटेंस निकाल लूं तो मेरे पास एक कैपेसिटेंस आ जाएगी। जैसे मैं निकालूंगी सॉल्व करके, तो पैरेलल के अगर दो पैरेलल कैपेसिटेंस लगे हैं तो नेट कैसे निकालना है हमें पता है ये बात। तो उसके बाद 3 माइक्रोफैरेड के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो जो भी कैपेसिटेंस होगा हमें नहीं पता, अभी हम निकाल लेंगे। तो ये 3 माइक्रोफैरेड पड़ा है। तो अगर दो कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में है, ये पूरा एक सर्किट है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर भी रहा होगा तो बात ये है कि इन दोनों में चार्ज तो सेम ही फ्लो कर रहा होगा। ये बात ठीक है ना, जो सीरीज होते हैं इसमें चार्ज सेम रहता है। अगर ये पैरेलल होता फिर चार्ज, जैसे इस केस में जो है चार्ज डिवाइड होता, चार्ज डिवाइड हो रहा होगा आपस में, पर ये तो सीरीज में है तो इसमें तो जो क्यू चार्ज यहां से जा रहा है सपोज, तो यहां से भी क्यू चार्ज ही जा रहा है सर्किट में से। तो एक बात पता चल गई, इसका चार्ज मतलब अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड जो चार्ज है और जो सी के क्रॉस जो चार्ज होगा वो सेम है। इतनी बात क्लियर है। अब चार्ज सेम है तो चार्ज का फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या था, अरे 2-3 ही तो फॉर्मूला पढ़े। Q इक्वल टू CV एक फॉर्मूला था तो सही, जो हमने कैपेसिटेंस का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है। कैपेसिटेंस होती क्या है, Q इक्वल टू CV हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले तो इसका नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। नेट कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता था, सिंपल सम होता था, मतलब कि रेजिस्टर्स के अपोजिट का फॉर्मूला होता था। आई होप सबको याद होगा। तो इसका मतलब मैं C1 और C2 को सिर्फ ऐड कर दूंगी तो मेरे पास नेट कैपेसिटेंस फॉर 6 और 12 आ जाएगा। तो 12 प्लस 6 इंटू 10 की -6 फैरेड, यूनिट लिखना मत भूल जाना। तो यहां आ गया 18 इंटू 10 की -6 फैरेड। इतना क्लियर है, ये नेट कैपेसिटेंस निकल गया। अब मुझे क्या करना है कि इसके अक्रॉस तो मैं अगर मैंने चार्ज माना है, चलो CV जो होगा, इसका CV जो होगा, C नेट लिख देती हूं मैं इसको, यहाँ पे C नेट निकाला है, ये C नेट, और V पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, वो इसके CV के बराबर होगा। तो इसके CV के बराबर के लिए C तो हमें पता ही है, वैसे तो 3 माइक्रोफैरेड है, लेकिन हम पुट बाद में कर देंगे। तो अभी के लिए मैं इसको C लिख रही हूँ। डिनोट ध्यान से करना, कभी C पहले यूज हुआ और हम दोबारा से C लिखे जाएं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने C लिखा फॉर 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस के लिए, इनटू V डैश। क्यों V डैश लिख दिया, क्योंकि भैया सीरीज में जो है पोटेंशियल डिफरेंस तो डिवाइड होता है ना। एक कैपेसिटर कोई कितना पोटेंशियल डिफरेंस लेगा, दूसरा कैपेसिटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लेगा, ये तो बात अलग अलग है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो सीरीज में तो ये अलग पोटेंशियल डिफरेंस खाएगा, अलग वोल्टेज खाएगा, यूं कहूं लेमन लैंग्वेज में, ये अलग वोल्टेज खाएगा, ये अलग वोल्टेज खाएगा। तो मैंने इसके लिए इसको V डैश लिखा है। तो अब मुझे करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। C नेट की वैल्यू अभी अभी निकाली है मैंने,
18 इंटू 10 की -6। और v की वैल्यू, v को अभी हम एज इट इज पड़े रहने देते हैं, ठीक है। और c के लिए मैं 3 माइक्रोफैरेड मतलब 3 इंटू 10 की -6 पुट कर रही हूँ, और v डैश को मैं ऐसे पड़े रहने दे रही हूँ। तो देखो मैंने क्या करना है, वैसे v और v डैश में मेरे को एक रिलेशन निकालना है जो कि इससे निकल जाएगा। तो 10 की -6 से कैंसिल, और ये 6 पे कैंसिल। तो v डैश की जो वैल्यू है वो 6 टाइम्स v आ गई। और अभी याद होगा गाइस तुमको कि मैं v स्क्वायर के पीछे वैल्यू निकाल के आई थी, मुझे पता है कि v की वैल्यू क्या है। तो अभी तो मैंने v डैश की वैल्यू निकाली है। और v डैश की वैल्यू निकाली क्यों है, क्योंकि मैं याद दिला देती हूँ हमें करना क्या था, हमें इसके अक्रॉस एनर्जी निकालनी थी। और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है, और यहाँ पे v डैश का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस v डैश है तो इसका स्क्वायर होगा। इसके लिए मुझे v की टर्म्स में इसकी वैल्यू निकालनी, v डैश की वैल्यू v की टर्म्स में निकालनी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि वो मुझे नोन है अभी फिलहाल के लिए। तो मैंने क्या करना है, अब एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड, या फिर आप U फॉर 3 माइक्रोफैरेड भी लिख सकते हो एनर्जी के लिए, ठीक है। तो हाफ CV स्क्वायर करूंगी, सिंपल फॉर्मूला पुट किए, उसमें वैल्यूज पुट किए, कुछ नया नहीं है। तो v डैश का स्क्वायर हो गया। अब v डैश का स्क्वायर यहां से निकाल लेते हैं हम। v डैश का जो स्क्वायर है वो है 36 टाइम्स v स्क्वायर। और मैं आपको याद दिला देती हूँ, पीछे जो हमने v डैश की वैल्यू निकाली थी, सॉरी जो हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, अब हम वो पुट करेंगे। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/3 e 10 की 6। तो अब मैं इक्वेशन 1 में जो मैंने v डैश और v के बीच में एक रिलेशन निकाला है, क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे यहाँ v डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए मुझे कुछ तो निकालना था ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू जो मैं e की टर्म्स में पहले ही निकाल चुकी हूँ, मैं उसको यूज करूंगी। तो v की वैल्यू पुट कर रही हूं मैं यहाँ पे, v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 36 टाइम्स, वो थी 1/3 e इंटू 10 की 6। चाहो तो आप वोल्ट भी डाल सकते हो साथ में, लिखो ना लिखो, वैसे तो लिख देने में ही भलाई है, क्योंकि सब कुछ अभी अननोन टर्म्स में बात हो रही है। तो मतलब कि आप फाइनली भी लिख दोगे एक बार सॉल्व करने के बाद तो भी चलेगा। तो अब मैं इसको कैंसिल कर दे रही हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 12 e इंटू 10 की 6 वोल्ट भी लिख सकते हो आप साथ में। तो ये v डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे करना क्या था, मुझे इसके अक्रॉस एनर्जी निकालनी थी, हाफ c v डैश का स्क्वायर। अब मैं सीधी वैल्यूज पुट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास हर चीज की वैल्यू आ गई है। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की -6 हो गई, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, v डैश की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही होती है, उसको एज इट इज छोड़ दिया करो, जरूरी नहीं हर चीज कैंसिल करनी है हमेशा, लास्ट में आके कैंसिल हो जाएंगी वो। तो वैल्यू आ गई 18 e। देखो यार, अब मैंने एनर्जी निकाली है फाइनली फॉर द 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के लिए 18 टाइम्स e। अब e तो क्वेश्चन में गिवन था, वो जाने e क्या है क्या नहीं है, वो अब उनकी हेडेक है। हमने निकाल दिया है e की टर्म्स में क्या क्या एनर्जी हो सकती है। अब एक थर्ड पार्ट रह गया है, वो थर्ड पार्ट है कि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है फ्रॉम द बैटरी ड्रॉन, टोटल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। वो क्या होगी, अगर सर्किट याद हो तो कुछ ऐसा सा दिखता था, ठीक है, सर्किट कुछ ऐसा सा दिखता था। अब इसके लिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके लिए मुझे नेट बैटरी की जो एनर्जी ड्रॉन है वो निकालनी है। तो एनर्जी ड्रॉन से यही मतलब होगा कि जितनी एनर्जी ये कैपेसिटर खाएगा, जितनी एनर्जी ये कैपेसिटर खाएगा, और जितनी एनर्जी ये कैपेसिटर खाएगा, मतलब कि 1, 2 एंड 3 जो इन तीनों कैपेसिटर्स की नेट एनर्जी होगी, वही एनर्जी जो होगी बैटरी से ड्रॉन होगी। इतना कंसेप्ट क्लियर है। तो मैं पीछे एक कंसेप्ट पढ़ा के गई थी कि एनर्जी कैसे निकालनी है, टोटल एनर्जी, अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमें गिवन है तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला था कि इंडिविजुअल एनर्जीज को प्लस कर दो, इंडिविजुअल एनर्जीज को प्लस कर दो, मतलब कि इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, वो नेट एनर्जी आ जाएगी फॉर द सिस्टम के लिए। तो एनर्जीज क्या क्या थी तो मैं बता देती हूँ। पहले यहाँ पे 6 ऊपर जो है 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था ऊपर, तो इसके लिए हमें एनर्जी गिवन थी जो कि थी E। तो मैं इसके लिए एनर्जी पहले प्लस कर दे रही हूँ E प्लस। अब 12 के लिए हमने एक एनर्जी निकाली थी, 12 के लिए कितनी एनर्जी आई थी, 2E आई थी,
ठीक है ना। 12 माइक्रोफैरेड के लिए 2 एनर्जी आई थी, और लास्ट के लिए एनर्जी मतलब कि अभी हम 3 माइक्रोफैरेड के लिए एनर्जी निकाल के आए, जो कि है 18 टाइम्स ई। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी तो ये आ जाएगी 21 ई। तो ये है मेरा आंसर, टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सबको क्लियर हो गया। अगर किसी को फिर भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड इट गिव्स मी अ मोटिवेशन कि आप लोगों को अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो इसीलिए अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, पर फिलहाल के लिए एक यूनिट को एक ब्रीफ करने के लिए कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं। होप आप लोग को समझ में आए हैं, और अपना व्यूज, अपने कमेंट्स आप यूट्यूब के नीचे, वीडियो के नीचे डाल सकते हैं, आपको कैसा लगा है वीडियो। और प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स ले सकें।